हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और कल रात में या इवनिंग में रशिया में अटैक हुआ है मॉस्को में, कंसर्ट हॉल में, जहाँ सेम एज जैसे इज़राइल में हुआ था। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो आईएसआईएस ने ली है। और यहाँ पर ये समझने वाली बात है जो हम लोग यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या इसका कनेक्शन यूक्रेन वॉर से या नाटो से है। क्योंकि देखिए, रशिया में इस तरीके का अटैक होना ये बहुत रेयर नहीं है। मतलब अदर कंट्रीज़ में आईएसआईएस जैसे जो आतंकी ग्रुप है वो अटैक कर सकते हैं, लेकिन रशिया, अमेरिका, इन जगहों पे अगर अटैक हो रहा है तो ये बहुत नॉर्मल नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत रेयर है कि इस तरीके के ग्रुप्स, इस तरीके के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन कंट्रीज़ में अटैक करें। क्योंकि ये कंट्रीज़ तुरंत रिटेलिएट करती हैं, तुरंत ये लोग मतलब उसको, उस अटैक को, उस अटैक का जवाब देते हैं और कोशिश करते हैं कि जिन लोगों ने अटैक किया उसको पकड़ कर ये लोग मतलब या तो उसको जेल में डाल दें या तुरंत ही उसको ख़त्म कर दें। तो ये कंडीशंस होती हैं इन कंट्रीज़ के साथ अटैक में। लेकिन उसके बाद भी एक बहुत बड़ा अटैक, मतलब ये छोटा मोटा अटैक नहीं था। ये अल जज़ीरा की ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है और इसमें जो क्लेम किया है कि आईएसआईएस ग्रुप ने इसको क्लेम किया है, आप देख पा रहे होंगे। और ये जो हो रहा था ये क्रोकस सिटी हॉल है मॉस्को में, वहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहा था जहाँ पर लगभग 6,000 लोग आ सकते हैं उस हॉल में। वहाँ पे ये अटैक हुआ है कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले, जिसमें से 60 लोगों की जान चली गई है, 145 लोग मतलब क्रिटिकली इंजर्ड हैं। करेक्ट। और ये जो अटैक हुआ है ना, इसमें जो बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट, जो प्राइमा फेसी रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी, उस रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है, अल जज़ीरा की रिपोर्ट्स में भी यही है कि कुछ लोग मतलब वहाँ पे कैमोफ्लेज मतलब ऐसे पहन के गए कि वहीं के लोग वो लगे, या मतलब उनको ये पहचान, उनको देख के कोई ये ना कह सके कि वो आतंकवादी हैं। और वो उन ऐसे चीज़ें, ऐसे कपड़े पहन के गए और वहाँ पर जैसे ही वो अंदर हॉल में पहुँचे उन्होंने ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग शुरू कर दी। और फिर अफरा तफरी मच गई और लोग एक साथ भागने लगे। अच्छी चीज़, मतलब अगर इसमें से एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि वहाँ पर पूरा कॉन्सर्ट, पूरा जो हॉल था वो भरा हुआ नहीं था, जिसकी वजह से, या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अदरवाइज़ जो मरने वालों की संख्या है वो 60 से कहीं ज़्यादा हो सकती थी। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा इंटरनेशनल रिलेशन की, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हमें समझना होगा या कितने चांसेस हैं इसके कि ये जो अटैक है इसके कनेक्शन नाटो, अमेरिका से हो सकते हैं। आप लोग को पता होगा कि जो पाकिस्तान है वो हमेशा से अमेरिका का अलाय रहा है, और आईएसआईएस के पूरी तरीके से तार जुड़े रहते हैं पाकिस्तान से। और यहाँ पर समस्या ये है कि अगर पुतिन रिटेलिएट करते हैं तो वो क्या इस चीज़ को समझेंगे, क्या वो इस चीज़ का कनेक्शन, मतलब एक तो सबसे बड़ी फेलियर हो गई कि रशिया की जो इंटेलिजेंस कंपनी है वो इस चीज़ को क्यों नहीं पढ़ पाई। और अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि देखिए आईएसआईएस इतनी एडवांस्ड एजेंसी नहीं है, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और लेकिन इतनी एडवांस नहीं है कि वो अपने प्लान्स को इस तरीके से बनाए कि रशिया या अमेरिका जैसी जो देश हैं वो भी उस चीज़ को आइडेंटिफाई या उन खबरों को वो पहुंच ना सके वहाँ तक। लेकिन इसके बाद भी अगर ये चीज़ें हो रही है तो इसका मतलब है कि वो, ये एक, पहली चीज़ तो जो अटैक है वो बहुत ही सोचा समझा, बहुत प्लान्ड अटैक था। इतना आसान नहीं था रशिया में घुसकर वहाँ पर अटैक करना। आप समझ रहे हैं, एक तो मतलब ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है रशिया में। पहली चीज़, वॉर चल रहा है, तो रशिया में वॉर चल रहा है, इसका मतलब तो जो रशिया है वो पहले से ही अलर्ट है कि कोई भी इस तरीके की चीज़ें ना हो। और रिसेंट में हमने जो देखा कि यूक्रेन के अटैक हुए हैं रशिया में जाकर, तो उसके बाद भी रशिया में जो अलर्ट है वो और ज़्यादा है, लेकिन उस अलर्ट के बावजूद ये अटैक हो गया। तो यहाँ पर ये बहुत चांसेस हैं कि इसमें नाटो इन्वॉल्व हो या अमेरिका इन्वॉल्व हो। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा पूरा इंटरनेशनल रिलेशन का, इसमें हम लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं।
देखिए, एक वॉर हम लोग का चल रहा है इसराइल और गाज़ा का, ठीक है, और एक वॉर चल रहा है हम लोग का यूक्रेन और रशिया में। मैं आपको यहाँ से इसके तार जोड़ के थोड़ा सा बताता हूँ, और फिर जब मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा इसराइल वॉर और यूक्रेन रशिया वॉर को, तो उसमें मैं पूरी डिटेल के साथ इस चीज़ को शेयर करूँगा। मैं अभी जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, इसराइल गाज़ा पे अटैक कर रहा है, ठीक है, और जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इस वक्त इसराइल के अगेंस्ट में, और उन मुस्लिम कंट्रीज़ में से तुर्की भी इसराइल के अगेंस्ट में। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए, तुर्की नाटो का मेंबर है, करेक्ट। और अगर इन केस, मतलब अभी जो सिचुएशन है वो स्टेबल नहीं है, लेकिन इन केस और भी अनस्टेबल होती हैं चीज़ें, क्योंकि इसराइल लगातार गज़ा पर अटैक कर रहा है, और अगर चीज़ें अनस्टेबल होती तो यकीनन तुर्की आवाज़ उठाएगा। अगर ये वॉर एस्केलेट होता है अदर कंट्रीज़ में, तो आपको क्या लगता है, तुर्की नाटो की तरफ से लड़ेगा या गाज़ा की तरफ से लड़ेगा? चांसेस आर तुर्की गाज़ा की तरफ से लड़ेगा, क्योंकि तुर्की एक मुस्लिम कंट्रीज़ है और गाज़ा भी एक मुस्लिम कंट्रीज़ है, और ये दोनों, और ये गलती जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो नहीं करेंगी। रीज़न उसका ये है क्योंकि अगर तुर्की गाज़ा को छोड़कर नाटो की तरफ जाएगा, तो जो जितनी भी मिडिल ईस्ट में इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो तुर्की के अगेंस्ट हो जाएंगी, और तुर्की ये कभी नहीं चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि इन केस अगर ये वॉर एस्केलेट होता, जो गाज़ा और इसराइल का, जो कि होते हुए लग रहा है, तो वहाँ पर कंडीशन ये होती कि रशिया के साथ तुर्की के और रिलेशन अच्छे हो जाते, जो कि अभी भी हैं, और रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि देखिए, रशिया अगेंस्ट है नाटो के, और अगर इसराइल गाज़ा का वॉर जो एस्केलेट होता है, तो तुर्की बहुत चांसेस है कि वो गाज़ा की तरफ से आगे बढ़ेगा, और अगर गाज़ा की तरफ से आगे बढ़ेगा दैट मीन्स वो नाटो के अगेंस्ट जाएगा, और अगर वो नाटो के अगेंस्ट जाएगा दैट मीन्स रशिया को उसका एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। और वॉर लगातार एस्केलेट हो रहा है, आपको ये समझना चाहिए, और इस एडवांटेज को रशिया बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो शुरुआत में मैंने एक वीडियो बनाया था, हालांकि शायद वो इस चैनल पे नहीं है, लेकिन मैंने उसमें ये बात बोली थी कि अगर जो गाज़ा और इसराइल का वॉर है, इसका जो इनडायरेक्ट एडवांटेज चाहे और ना चाहे बिना भी रशिया को मिलने वाला है, और रशिया उसका एडवांटेज ले रहा है, क्योंकि रशिया को पता है कि अब उसके पाले में तुर्की भी आ जाएगा अगर वॉर एस्केलेट होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि रशिया ने टू स्टेट सोल्यूशन दिया है, लेकिन बहुत हल्के शब्दों में। हल्के शब्दों में मेरा मतलब, उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है कि वो वर्ल्ड लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है स्टेबलाइजेशन के लिए, लेकिन वो जानता है कि अगर ये वॉर एस्केलेट हुआ तो इसमें फ़ायदा रशिया का है, और अगर तुर्की एक बार नाटो के अगेंस्ट हो गया तो नाटो की जो क्रेडिबिलिटी है वो घटने लगेगी, ठीक है। और नाटो की और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मिडिल ईस्ट में जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनमें से सबसे पावरफुल कंट्रीज़ में से एक है तुर्की। तुर्की की तूती बोलती है मिडिल ईस्ट में, और अगर तुर्की रशिया के साथ आ जाता है तो चांसेस आ रहे हैं कि अदर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो भी तुर्की के साथ में आ जाएंगे। और आपको पता होगा कि कोई भी मिडिल ईस्ट की इस्लामिक कंट्रीज़ इस वक्त अमेरिका से खुश नहीं है, और अमेरिका नाटो का पार्ट है। हालांकि ब्रिटेन भी इसी कंडीशन में आता है, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका की देन है जो आज इसराइल में हो रहा है, और इसी की वजह से इसी चीज़ को ध्यान में रखकर कि रशिया के इस्लामिक कंट्रीज़ से रिलेशन ख़राब हो जाए, इसी चीज़ को ध्यान में रखकर ये जो साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है ना रशिया में, वो यही है। वो जानबूझकर ये अटैक करवाया गया। अब देखिए, अब आपका सवाल होगा कि आईएसआईएस को ही नाम में क्यों लाया गया, मतलब आईएसआईएस को ही रिस्पॉन्सिबल क्यों ठहराया जा रहा है। मतलब अब ये लगेगा कि आईएसआईएस ने खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। वही मैंने आपको शुरुआत में समझाया कि पाकिस्तान हमेशा से एलाय रहा है अमेरिका का, और यहाँ पर पाकिस्तान हो सकता है कि अमेरिका जो चाह रहा हो वो कर रहा हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। और इस कंडीशन में क्या होगा कि रशिया के
रिलेशन पाकिस्तान से ख़राब अच्छे की बात नहीं है, लेकिन एक मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ एक नेगेटिव साइकोलॉजिकल एक थिंकिंग बनेगी रशिया के जो क्रेमलिन है उसकी जो गवर्नमेंट है। और उस कंडीशन में अगर रशिया कोई भी एक्शन लेता है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ, इवन आईएसआईएस की तरफ इस अटैक के बाद, तो वो इम्पैक्ट जाएगा मिडिल ईस्ट की जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ, थोड़ा या कम दोनों ही कंडीशन में। और अगर ये चीज़ होती है तो रशिया के मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेशन ख़राब होना शुरू हो सकते हैं, और जिसकी वजह से रशिया की मिडिल ईस्ट की जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनसे रिलेशन अच्छे होने के आसार बन रहे थे, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे, कि अगर वॉर एस्केलेट होता है तो वो रशिया की तरफ से फाइट करेंगे। तो उस कंडीशन में अगर ये अटैक हुआ है आईएसआईएस का, और चांसेस हैं कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इन कंट्रीज़ पे अटैक होना रेयर है बहुत, और अगर ये अटैक हुआ है तो रशिया हो सकता है एस्केलेट करे और इसका बदला ले। और अगर ऐसा होता है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी पे अटैक करेगा, भले ही वो पाकिस्तान या आईएसआईएस पे करे। और इस सिचुएशंस में रशिया के मिडिल ईस्ट में जो रिलेशन है वो कड़वे हो सकते हैं, और जिसका फ़ायदा नाटो उठाएगा और अमेरिका उठाएगा। तो मतलब ये अभी कुछ क्लेम नहीं किया जा सकता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन जो मैं एक पॉसिबिलिटी बन सकती है मिडिल ईस्ट में इस वॉर को लेकर, या इस वॉर को लेकर जो भी एक प्लान हो सकता है अमेरिका नाटो का, मैंने उसके बारे में आपको बताया कि किस तरीके से ये वॉर मिडिल ईस्ट से, अमेरिका से, नाटो से और रशिया से जुड़े हो सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही रेयर चीज़ है कि रशिया के अंदर टेररिस्ट अटैक हो, वो भी आईएसआईएस के थ्रू। ठीक है, तो ये था इसका विज़न। मैं अब देखिए ये चीज़ अब बढ़ेगी आगे, क्योंकि अगर ऐसा है तो रशिया इस चीज़ को फाइंड आउट कर लेगा। ठीक है, हालांकि रशिया भी बिज़ी है यूक्रेन वॉर में, तो मे बी ये एक रीज़न हो सकता है कि उसकी इंटेलिजेंस इस तरफ उसका ध्यान ही ना गया हो। ठीक है, और ये चीज़ अगर ऐसा हो रहा है तो रशिया इसको फाइंड आउट कर लेगा, और अगर इसके तार अमेरिका या नाटो से जुड़े हैं तो यकीनन ये एस्केलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये था इस न्यूज़ का जो एक मैंने एक एनालिसिस किया है वो। और मैं आपको अब ये ज़रूरी हो गया, मैं आपको इज़राइल गाज़ा का पूरा कनेक्शन, मतलब पूरे वॉर उसकी डिटेल के साथ उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ अगले वीडियो में। फिर हम लोग रशिया यूक्रेन के वॉर को भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद फुल एनालिसिस ऑफ दीज टू वॉर्स। तब तक के लिए थैंक यू।